सबसे पहले चीज़ हमने देखी थी कि हमने सेल की थी ब्रह्मस मिसाइल की। हाँ। $375 मिलियन की फिलीपींस को। आज इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारे देश हैं जो ब्रह्मस खरीदना चाहते हैं। क्या किसी को पसंद आएगा ये? किसी को पसंद नहीं आएगा। उनके अपने वेपन सिस्टम्स, अरे जो स्टेल्थ रेडार्स हैं चाइना के, वो फेल हो गए HQ-9 के अंदर। इसको पिकअप करने में, ब्रह्मस को पिकअप करने में, स्कैल्प को पिकअप करने में जो भारत ने यूज़ की थी, पर ज़्यादातर ब्रह्मस ने जो रोल प्ले किया है ऑप सिंदूर के अंदर, वो भी एक इम्पैक्ट था। हम आउटकम्स पे बिलीव करते हैं, हम रिजल्ट्स पे बिलीव करते हैं। हमने दर्शा दिया था कि 11 से 12 एयर बेसेस को ख़त्म कर दिया था। आज भी उनका एक एयर बेस जो है रहीम यार खान ICU के अंदर है। तो सोचिए हमारी मिसाइल का कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इस समय चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं भारत को पुट डाउन करने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर कोई भी छोटी सी चीज़ मिल जाए इन देशों को। मुझे ये भी आप समझाइए सर, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि तेजस का जो इंजन है वो तो अमेरिका में ही बन रहा है। Exactly. ऐसे ही है। G404. तो अगर अब अगर अमेरिका तेजस को ही डाउन करने की कोशिश कर रहा है इस क्रैश के बाद, तो क्या इसमें उसकी भी कहीं ना कहीं बेइज्जती नहीं है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो इंजन हम यूज़ कर रहे हैं इसमें G404 IN-20, ये इंजन हम यूज़ कर रहे हैं। 91 से 97 किलो न्यूटन्स तक इसकी थ्रस्ट है, जो बहुत है एक सिंगल इंजन जहाज़ के लिए। एक 13.5 टन के लिए बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा देता भी है परफॉर्मेंस। मैं ये कहूँगा कि अमेरिका हमारा जहाज़ पुट डाउन कर नहीं रहा है, लेकिन वो खुश होगा कि अगर हमारे जहाज़ की जगह उसके जहाज़ बिके। तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहेगा कि G404 इंजन जो है उसके बारे में प्रश्न उठाए जाएं। वो ये चाहेगा कि भारत के LCA के बारे में या फिर भारत के पायलट्स के बारे में प्रश्न उठें, ना कि उनके इंजन के बारे में। और वैसे भी G404 का आपने देखा, उन्होंने हमको 83 इंजन देने थे और अब हमने एक और डील साइन की है 97 की। अभी तक कितने आए हैं शालिनी जी? सिर्फ 4। सही बात है। तो वो हमारे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिले कर रहे हैं, ताकि हमारा LCA का प्रोजेक्ट उस रेट के साथ ग्रो ना कर सके। और जब तक LCA एक्चुअली ग्रो करे तब तक और 5th and 6th जनरेशन जहाज आगे आ जाए। ये 4.5 जनरेशन, ये 4.5 जनरेशन है। क्या वो दिन भी आप देख रहे हैं सर जब हम तेजस का इंजन भी भारत में बनाना शुरू करेंगे? क्योंकि तेजस के बाकी जितने पार्ट हैं, जितना मैंने पढ़ा इस इंसिडेंट के बाद, वो तो हम खुद भारत में ही बना रहे हैं। अलग अलग शहर हमारे हैं जहाँ पर बाकायदा इसका प्रोडक्शन चल रहा है। वो दिन भी क्या नज़दीक है जब तेजस का इंजन अमेरिका नहीं भारत बनाएगा? देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर पहले तो, क्योंकि मुझे अपने देश के ऊपर बहुत गर्व है, मुझे अपने देश की रिसर्च एजेंसीज पे बहुत प्राइड है। और मैं जानता हूँ कि अभी हमने क्या किया, बहुत कोशिश की थी हमने कावेरी, तो अभी तक कावेरी बना क्यों नहीं? इसके भी कई रीजंस होते हैं। इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंजन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है? इसमें 0 स्पीड से जब जहाज टेक ऑफ के लिए जाता है और सुपरसोनिक स्पीड तक कोई भी एंगल, आप सोचिए जब वो एरोबैटिक्स कर रहा है, किसी भी एंगल में जाता है तो एयर फ्लो कहाँ से आ रही है, कैसे एयर इनटेक पे जा रही है, किस एंगल से वो जो कंप्रेसर ब्लेड्स पे हिट कर रही है, और टेम्परेचर्स आपके -20 -30 से लेके टेम्परेचर हो सकता है कि 4000, या कुछ जहाज़ों के तो 4000 डिग्रीज तक भी हैं, लेकिन नॉर्मली इस जहाज़ का 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। मैं इतने हाई, और सी द वेरिएशन। तो इसमें जो ब्लेड्स भी हैं, जिस तरह का डिज़ाइन है, जिस तरीके से हवा को लेके उसको कंप्रेस करके उसको बर्न करना है इंजन के अंदर, तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, पहले हमें को डेवलप करना पड़ेगा। और वो चीज़ हमने रियलाइज़ कर लिया। हमने साफरान के साथ डील की है ताकि 120 से 130 किलो न्यूटन्स का हम इंजन उनके साथ मिलके बना रहे हैं। अगले 10 साल के अंदर आप देखिएगा ज़्यादातर एयरक्राफ्ट, एमका हो गया या दूसरे जहाज़ हो गए हमारे, उसके इंजन भारत के इंजन होंगे। और हम तब कह सकेंगे कि ट्रूली आज हम आत्मनिर्भर हो गए। मैंने तेजस के तुरंत बाद जब खबरें देखनी और पढ़नी शुरू की थी तेजस क्रैश के बाद, तो ट्रस्ट मी सर, कुछ देर के लिए मेरा विश्वास भी हिल गया था। मुझे ये महसूस होने लगा था कि तेजस के न सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि हमारा जितना भी एक्सपोर्ट है उन सब के ऊपर असर पड़ेगा। मैं समझना चाहती हूँ सर, मेरे जैसे बाकी व्यूवर्स भी अगर ये सोच रहे हैं, तो क्या हम अपने मन से 1% भी वो जो डर था वो निकाल दें? क्या कुछ नहीं बदला है इसके बाद में, ये समझना चाहती हूँ। किस डर की बात कर रहे हैं?
आप फाइटर पायलट से बात कर रहे हैं। अगर आज, अरे आप मानेंगे नहीं, 18 स्क्वाड्रन का भी होने वाला है एनिवर्सरी 50 साल की ना, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो फ्लाइंग बुलेट्स जो LCA उड़ाता है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी उनसे, किसी तरीके से मुझे LCA पे उड़वा देना। तो वो कह रहे सर आप तो रिटायर भी हो गए, आप तो वेटरन बन गए, आपको कैसे हम उड़ा सकते हैं। लेकिन देखिए, इतना फेथ है मुझे इस जहाज के ऊपर। मैं उस स्क्वाड्रन से हूँ जिस स्क्वाड्रन से निर्मलजीत सिंह सेखों था फ्लाइंग ऑफिसर, जिसको परमवीर चक्र मिला था। आप देखिए मेरे पे कितना प्रेशर था जब मैं CO था। तब MiG-27 जहाज होता था, उसके बाद हम LCA पे चले गए। हाँ। लेकिन कितना प्रेशर था एक CO के अंदर कि देखो मुझे वो वाले स्टैंडर्ड्स को मैच करना जो परमवीर चक्र वाला स्टैंडर्ड्स है। लेकिन आपने जो एक बड़ा अच्छा प्रश्न बोला है, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है, साई ऑपरेशंस चल रहे हैं, रेडिकलाइजेशन चल रहा है, इससे क्या हमारे मन में डाउट आएगा? आया है, बहुत सारे लोगों के मन में आया, मेरे मन में कोई नहीं आया है। मेरे को बहुत क्लियर है कि यह जहाज हमारा बैकबोन बनेगा, MiG-21 की तरह रहेगा 2045 तक, यही रहेगा LCA Mark 1A। और इसमें 40 इंप्रूवमेंट भी है। ये तो LCA Mark 1 था, जो LCA Mark 1A है उसमें 40 इंप्रूवमेंट्स हैं। उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार है जो कि बड़ी लंबी दूरी का है और स्टेल्थ जहाज़ों को पिकअप कर सकता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हैं, नेटवर्क सेंट्रिसिटी की कोशिश की जा रही है उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाए, उसको और भी ज़्यादा छोटा RCS यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन कम करके उसको लो ऑब्जर्वेबल बनाया जाए, जैसे कि अभी हमारे रफाल हैं उससे भी बेहतर। उसके अंदर 0.1 to 0.3 स्क्वायर मीटर्स का रेडार क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि इतनी आसानी से वो दुश्मन के रेडार्स पे पकड़ा भी नहीं जाएगा। मुझे तो पूरा विश्वास है और मैं अपने देशवासियों को कहता हूं, बहुत अच्छा जहाज है, हाईली एजाइल है, हाईली मैन्यूवरेबल है, और साथ में जो हम उस पर 40 मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उससे तो ये जहाज एकदम अल्टीमेट 4.5 जनरेशन बनेगा। मैं विश करता हूं कि मेरे को मौका मिले कि मैं ये जहाज को फ्लाई कर सकूं। क्या बात है। जो थोड़ी भी शंका मेरे मन में अब बची रह गई थी वो आपसे बात करने के बाद, ट्रस्ट मी सर, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी ऐसे ही सोच रहे होंगे। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं थोड़ा सा सर जो फाइटर पायलट्स होते हैं अब उनके बारे में आपसे समझना चाहूँगी। पहले तो विंग कमांडर सियाल को पूरी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, उनके परिवार को हिम्मत मिले इस दुख को बर्दाश्त करने की। मैंने कहीं पढ़ा था सर, और ये सुना भी है कि फ़ाइटर पायलट जो होते हैं, जो इन जेट्स को उड़ाते हैं, वो बाईबॉर्न होते हैं। वो जज्बा सिखाया नहीं जा सकता, वो पायलट किसी को रटाया, वो चीज़ें रटाई नहीं जा सकती, वो बाई बर्थ होता है। क्या ये वाकई है? बाई बर्थ का तो मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा, हाँ मेरे पेरेंट्स के जीन्स बड़े अच्छे थे। मेरे पिताजी 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी, आर्मी बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी ज़रूर है कि उसमें एक जज्बा चाहिए होता है, एक जज्बा जो बेखौफ होता है, एक जज्बा जो एक्साइट करता है, एक जज्बा कि अगर आपने फ्लाई नहीं किया तो एक ड्रग की तरह होती है फ्लाइंग, कि आपने नहीं किया तो आपको लगता है कुछ मिसिंग है ज़िंदगी के अंदर। मैं क्या नहीं किया आज? फ्लाइंग नहीं की, वो भी फाइटर फ्लाइंग नहीं की। तो कहीं ना कहीं आपकी बात में भी सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि आप सच नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको विंग कमांडर सियाल के बारे में बोलना चाहता हूँ। इनका कमीशनिंग हुई दिसंबर 2009 के अंदर। इन्होंने MiG-21 फ्लाई किया, जो कि एक अच्छा, बहुत ही अच्छा जहाज़ है, लेकिन अच्छा उसको, इट रिक्वायर्स अ मैन टू फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट। और फिर उन्होंने फ्लाई किया सुखोई 30 MKI को, और उसके बाद LCA में आए, और वो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर भी थे और बहुत ही बेहतरीन पायलट। तो कहते हैं बहुत काम रहते थे, जब भी प्रेशर सिचुएशन आती थी बहुत कामली डिसीजन लेते थे और फ्लाइंग में एक्सेप्शनल थे, इसीलिए तो उनको चूज़ करके भेजा गया था। और उनके पिताजी जो है ना, वो एक पहले आर्मी मेडिकल कोर में थे, उसके बाद प्रिंसिपल बने, वो स्कूल के एजुकेशन कोर्स से जाके प्रिंसिपल बने रिटायरमेंट से पहले। तो उनको जब बोला गया उनके बच्चे के बारे में, तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने अपना बच्चा नहीं खोया, देश ने एक ब्रेव सपूत को खोया। हमेशा से विंग कमांडर सियाल चाहते थे कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मैं एक छोटी सी जगह है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक छोटा विलेज से वो बिलोंग करते हैं, और आज सारा विलेज उन पे प्राइड रखता है, गर्व रखता है, जैसे कि मैं रख रहा हूं। और मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं कि एक जज्बा चाहिए अगर आपको फाइटर फ्लाइंग करनी है, और वो जज्बा ये है, whatever may happen, I will succeed and come out of it। और वो जज्बा होता है हम लोगों के अंदर।
पसंद है, वो शक्ल से दिखता है, वो एक स्माइल जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर आती है ना, अच्छा अब मुझे चैलेंज किया जा रहा है, अब बताता हूँ मैं, वही चीज़ डिफाइन करती है एक फाइटर पायलट को. येस, वी आर ऑल ब्रेव फाइटर पायलट्स, वेदर वी आर हियर इन इंडिया, whether we are here in there in Pakistan or any country in the world. लेकिन एक चीज़ है, ये नहीं है कि बाकी लोगों का कोई भी कम रोल है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट पायलट है, वो भी बहुत मुश्किलों के साथ कितने कितने ऑल्टीट्यूड्स पे जाके कहाँ कहाँ लैंड करते हैं, जहाँ पे लैंडिंग के लिए भी पूरी स्ट्रिप नहीं होती, और हमारी आर्मी को और हमारे जो सोल्जर्स वहाँ फाइट कर रहे हैं उनको रीसप्लाई करते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं. उसी तरह हेलीकॉप्टर्स है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, इन सब के अंदर भी एक जज्बा होता है जीतने का, विन करने का, कि वॉट एवर मे हैपन वी हैव टू विन. इन सब में भी वही जज्बा है. हाँ, फाइटर फ्लाइंग में रिएक्शन टाइम थोड़ा कम होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो माइंड को भी उस तरीके से तेज़ी से चलना होता है. आपकी बातों के ज़रिए मैं उन चीज़ों को महसूस कर पा रही हूँ सर, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हम तो उस कंडीशन में कभी गए नहीं हैं, लेकिन मैं वो महसूस कर पा रही हूँ. मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहती हूँ सर. मैं जानती हूँ मेरा देश इतना बलशाली है कि हम एक नहीं अनेकों तेजस बना सकते हैं. ना हमारे पास पैसे की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन जो मैंने समझा वो ये कि एक फ़ाइटर पायलट को बनने में सालों लगते हैं, बहुत मेहनत, देश ने भी उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया होता है, और उस जैसा दूसरा कोई आम हो ये भी ज़रूरी नहीं है. एक तेजस गया, हमारे पास 10 तेजस आ जाएंगे. एक फ़ाइटर पायलट गया, वो नहीं आ पाएगा. मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि फ़ाइटर पायलट बनने में कितना समय लगता है, और वो हमारा कितना बड़ा नुकसान है. आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और ये चीज़ शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगी कि कितने साल लग जाते हैं एक फ़ाइटर पायलट बनने में. सबसे पहले तो हम जाते हैं बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो पिस्टन इंजन होता है. मेरे टाइम में HT2 था, अभी पिलाटस है, उस पर ट्रेनिंग लेते हैं. उस पर हम बेसिक फ्लाइंग, एरोबैटिक्स, वो चीज़ें सीखते हैं, कैसे रोल करते हैं, कैसे बैरल रोल, लूप्स कैसे करते हैं, वो सीखते हैं, और कैसे अच्छी तरह लैंड करते हैं सेफली, टेक ऑफ सेफली करते हैं. वो चीज़ें बेसिक इमरजेंसी से अपने आप को तेज बनाते हैं. उसके बाद हम जाते हैं एक एडवांस जेट ट्रेनर में, जो कि हॉक है इस समय. वो होता है ट्रांसोनिक जेट, मतलब कि ना वो स्लो स्पीड का है और ना ही सुपरसोनिक है, वो बीच में है. लेकिन उसके अंदर हम फायरिंग, एयर कॉम्बैट के जो बेसिक तरीके हैं वो सीखते हैं, और अपने आप को माहिर बनाते हैं उन चीज़ों से जो आगे जाके हमें एक सुपरसोनिक फाइटर के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी. और उस तरीके से हम माहिर बने, जैसे फायरिंग, एयर टू ग्राउंड फायरिंग में, एयर टू एयर फायरिंग में, एयर कॉम्बैट के अंदर दूसरे जहाज़ों के साथ, तो वो वाली फ्लाइंग हम उधर सीखते हैं. उसके बाद हम जाते हैं फाइटर स्क्वाड्रन के अंदर, और उस फाइटर स्क्वाड्रन के अंदर पहले 1 साल तो हम ट्रेनिंग लेते हैं. हमें एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, और हम उसमें सीखते हैं एक एक चीज़. पहले टेक ऑफ लैंडिंग से शुरू होता है, फिर फॉर्मेशन फ्लाइंग, फिर एरोबैटिक्स, उसके बाद कॉम्बैट, फायरिंग, और इसको करते करते नियरली 1 साल लग जाता है. अगर टोटल देखें तो 2.5 से 3.5 साल लग जाते हैं जब तक एक फाइटर पायलट बनता है, वो भी बेसिक ऑपरेशंस का. अभी वो लीड नहीं कर सकता, फिर आपको लीडर बनाते हैं, 2 एयरक्राफ्ट लीडर, 4 एयरक्राफ्ट लीडर, 6 एयरक्राफ्ट, 8 एयरक्राफ्ट लीडर. फिर आपको जो एडवांस्ड टैक्टिक्स हैं जो ग्रुप के अंदर फाइट करने की हैं, वो सिखाई जाती हैं. तो जब तक वो सब कुछ पूरा होता है तो 4 से 5 साल लग जाते हैं. तब जाके कहीं फाइटर पायलट तैयार होता है कि यस, आज मैं ट्रूली तरह रेडी हूँ कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जब मैं हवा में जाऊँ. आपके समय से और अभी के टाइम तक अगर आप देखें तो आपको कितनी तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है, फाइटर पायलट्स में भी, हमारे जेट्स में भी, हमारी ताकत में भी, हमारी आत्मनिर्भरता में भी. वो क्या बदलाव कब से आपने महसूस किया, और अभी हम कहाँ हैं? देखिए, जब हम फ्लाई करते थे ना, तो फ्लाइंग तो वही है, चाहे आप लो स्पीड, हाई स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई करते हैं. लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है. पहले हम लोग कैसे नेविगेट करते थे, हम MTD बोलते थे उसको, मूविंग थंब डिस्प्ले. मैप होता था, मैप पे हमारा थंब चलता रहता था जैसे हम आगे फ्लाई करते जा रहे हैं. फिर हम ग्राउंड टू मैप, ग्राउंड में फीचर देखा, मैप में देखा, फिर मैप में आगे देखा कौन सा आने वाला है, फिर ग्राउंड में देखा, फिर उसको टाइमिंग देखा, फिर उससे डिसाइड किया हम कितना लेफ्ट राइट है. तो ये सब कुछ मैनुअली हमारे दिमाग से करना पड़ता था. और या इमेजिन करिए 1000 किलोमीटर की स्पीड, आज तो GPS है.
एडवांस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स हैं, हाँ। डायरेन नैव अटैक सिस्टम है जैगुआर के अंदर, उसी तरीके से आप सुखोई 30 या LCA के अंदर तो उससे भी एडवांस सिस्टम्स है और मल्टीपल सिस्टम्स है कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे भी अवेलेबल होंगे। तो ज़्यादातर काम तो आजकल जहाज़ खुद ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी पायलट को रहना पड़ता है ऑन द बॉल, बिकॉज अगर वो ऑन द बॉल नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो अगर कोई भी सिस्टम पैकअप कर गया तो फिर उसको समझ नहीं आएगा कि मैं रिकवर कैसे करूं उस सिचुएशन। तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं आज भी, जबकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा है। GPS को पहला इस्तेमाल मैंने 1990 में शुरू किया था, GPS का इस्तेमाल करना जहाज़ों के अंदर, MiG-23 में, MiG-27 के अंदर। उसी तरीके से मैंने देखा उभरते हुए जो जहाज़ अब आ रहे हैं वो इतने एडवांस्ड है कि उसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। पहले हम मैनुअल होते थे, यानी कि केबल्स कनेक्ट करती थी और उसको हम केबल्स से कंट्रोल करते थे, टर्न्स को, ऊपर जाना नीचे जाना। अब है फ्लाइट कंप्यूटर सिस्टम्स, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम्स, FCC, जिससे हम पायलट का जो जाता है करना उसको सेंस करता है वो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है और कंट्रोल्स फिर अपने आप मूव करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज भी कर देता है कि अगर पायलट ये चाहता है कि इतने रेट से टर्न करे जहाज, तो उसको उस तरह से ऑप्टिमाइज भी कर देता है। तो कितना एडवांसमेंट हो चुका है आज, लेकिन जज्बा वही है, पायलट्स भी वही हैं, दम भी वही चाहिए और उसी तरह दिमाग की तेजी भी वही चाहिए। और वो सब हमारे पायलट्स के पास है, भारत के पास है, और उसी को हम सब सलाम भी करते हैं सर। मेरे एक व्यूवर हैं जिनका ये सवाल है जो अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि हमने हर जगह सुना कि ये बहुत ख़तरनाक होता है, जब ऐसे शोज़ होते हैं तो वहाँ पे भी परिस्थितियाँ कई बार नेगेटिव हो जाती हैं। आपने खुद बताया कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। उनका ये पूछना है कि जब इतनी परेशानियाँ हो सकती हैं, जब ये इतना जोखिम भरा है, तो फिर ऐसे एयर शोज़ की ज़रूरत ही क्या है? क्यों ही करना है? क्यों ही अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपके दर्शक ने। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मार्केट करते हैं किसी को, तो जहाज़ जिसने ख़रीदना है वो तो कैपेबिलिटीज़ देखना चाहेगा ना। तो इस वजह से हवा में उड़ के वो जहाज़ की एजिलिटी और मनूवरेबिलिटी को, जैसे कि LCA की जो बेस्ट टेक्निक है वो है नेगेटिव G मनूवर, जो बहुत कम जहाज़ कर सकते हैं। इतने लोग आकर्षित हुए थे, इतने डिफेंस एनालिस्ट आकर्षित हुए थे, इतनी कंपनीज आई थी देखने के लिए इसको परफॉर्म कर रहा था जब LCA। तो कहीं ना कहीं जब हम फ्लाइट एनवेलप के लिमिट्स तक फ्लाई करते हैं और फ्लाइट एनवेलप की लिमिट्स के साथ साथ पायलट की लिमिट तक फ्लाई करते हैं, तो हम दूसरे को दर्शा रहे हैं कि ये जहाज़ बाकी जहाज़ों से कितना बेहतर है। एक तो मार्केटिंग के लिए भी होता है, ज़रूरी है अगर हमें अपने एवेयर को, डिफेंस इक्विपमेंट को बेचना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्राइड जो अपने देश की होती है। जब आप एक फाइटर जहाज़ को ऊपर देखते हैं और वो मनूवर कर रहा है, और जब आप देखते हैं पायलट्स को जो नीचे खड़े होकर देख रहे हैं उस जहाज़ को, कह रहे हैं या दिस इज़ माई एयरक्राफ्ट, मैं फ्लाई करता हूँ इसको, वो जो प्राइड है ना, वो लाने के लिए भी, लोगों में जोश भरने के लिए भी ये ज़रूरी। तभी हम अपने एयर डिस्प्लेस अपनी सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर ही करते हैं। जब वो जहाज़ 26 जनवरी को जाते हैं, सबसे ज़्यादा तालियां होती हैं, परेड के लिए नहीं, लेकिन फाइटर का जो डिस्प्ले होता है उसके लिए मैक्सिमम तालियां होती कि नहीं, वो जोश भर जाता है पूरे देश के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है, एयर डिस्प्लेस करना, लोगों में जोश भरना, और साथ में अगर आपको मार्केट करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है, और ज़रूरी है पायलट को विश्वास रखना। लेकिन हम लो लेवल पे क्यों करते हैं जो इतना डेंजरस होता है? अगर हम लो लेवल पे नहीं करेंगे तो जो स्पेक्टेटर्स है वो देखेंगे कैसे? तो स्पेक्टेटर इसी वजह से थोड़ा डेंजर बढ़ जाता है। लेकिन जो भी कहो, अभी तक आपने LCA का कोई क्रैश देखा था? एयर डिस्प्लेस बहुत सारे किए हैं, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, ये पहला क्रैश हुआ है ना। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम माइंड में रखेंगे कि हो सकता है थोड़ा सा और सेफ्टी फैक्टर आगे से लेके आए। हाँ, इनफैक्ट सर, जब मैं गूगल कर रही थी, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स भी ज़रूर करें, ऑल्दो आपने सारी बातें हमें तेजस की बता दी हैं, लेकिन अगर हम गूगल भी करते हैं, सिंगल इंजन फाइटर जेट में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है, तो उसमें तेजस का नाम सर गूगल दिखा रहा है। तो वो लोग जिन्हें ChatGPT या गूगल पर ज़्यादा भरोसा है, जो AI पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, वो भी ये समझ सकते हैं कि शायद पूरा, मतलब देश ही नहीं, वर्ल्ड भी ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, तेजस की ताकत को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और जो ऊपर बढ़ रहा होता है उसे ही गिराने की कोशिश होती है शायद। Absolutely. हमारे साथ। अब एक चीज़ ये बताइए, इन्होंने कितने नैरेटिव्स बनाए पाकिस्तान ने, कितना डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किया, कितने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किया, कितना रेडिकलाइजेशन किया,
लेकिन गूगल को नहीं कर पाए हो। गूगल फिर भी कह रहा है तेजस इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। हाँ, तो आप भी अब पूरी तरह से श्योर हो जाइए, और ईस्ट और वेस्ट तेजस इज द बेस्ट के ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर एक लाइक ज़रूर करें। मैं इसके साथ ये भी आपसे समझना चाहती हूँ सर कि देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश को डिफेम करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। हमने तेजस के केस में भी वो बात देखी है। क्या हम एक लोकतांत्रिक देश हैं इसलिए ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है? क्या हमारे देश के अंदर बैठे कुछ लोग हैं जिन्हें ये सहूलियत मिल गई है लोकतंत्र के नाम पर कि वो कुछ भी बने, वो जयचंद बने, वो कुछ कहें, वो तेजस के लिए कहें, हमारी सेना के ऊपर कहें, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कहें, और लोकतंत्र के नाम पे हम सब बर्दाश्त करते रहें? आपने जो बोला है, मतलब मेरा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल ये कहता है कि नहीं, इनको नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि देखिए हमने इतना 13 जहाज़ उनके मारे, डिस्ट्रॉय किए, 11-12 एयरफील्ड्स, 4 से 6 रेडार्स, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, और यहाँ तक कि सरगोदा पे जब हमने बॉम्ब गिराया तो किराना हिल्स भी हिल गया था जिसके अंदर उनके न्यूक्लियर वेपन्स है, और अमेरिकन जहाज़ फिर आया था चेक करने कुछ रेडिएशन लीक तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हमने इतने बड़े आउटकम्स किए, तो जब भारत के अंदर लोग प्रश्न करते हैं कि कितने जहाज़ गिरे, अरे अमेरिका की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, चाहे अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ तो कह रही है ना कि टोटल भारत के जहाज़ भी गिरे होंगे तो 3 गिरे होंगे, पाकिस्तान के 5 कह रहे थे वो, और साथ में ये भी कह रहे थे कि हो सकता है रफाल शायद एक आधा ही होगा या नहीं भी होगा। इस पे भी उन्होंने एक प्रश्न हटा दिया। तो मैं ये कहता हूं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप देश के सैनिकों का मोराल डाउन करने की कोशिश, हमारा मोराल डाउन नहीं होगा। हम जब दुश्मन को हैंडल कर सकते हैं तो अपने अंदर और अपने दिलों के दुश्मन को भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, हमें उनको राइट देना ही पड़ेगा, और देना पड़ेगा। भाई ये दिमाग काम कर रहा है तो उनको राइट देना पड़ेगा। वो बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलने से पहले एक बार ज़रूर याद रखें कि वो लैंग्वेज को अगर कोई मिस इंटरप्रेट करके पाकिस्तान के अंदर मेमेज बनाता है या ट्रोल करता है भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं किसी भी फौजी से मिलती हूँ सर, वो चाहे सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर लेवल पे हैं, मैं एक चीज़ उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। अभी हाल ही में जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो हमने 2 पॉडकास्ट किया, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी का किया, GD बख्शी साहब का किया। मैंने उन दोनों से भी ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। अब लकीली मुझे आज आपके साथ बैठने का मौका जो मिला है, मैं ज़रूर सर आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप चाहे जंग लड़ रहे हों, आतंकी वो भेज रहे हों, आपका फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें ये जो पाकिस्तान टांग अड़ाता है उसका कोई इलाज है? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करना चाहती है पाकिस्तान को। 1.5 लाख करोड़ का वो बिजनेस करते हैं, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट पे बैठे हुए हैं। इनके सारे जनरल के पास बड़े बड़े आलिशान बंगले होते हैं। मेरे पास एक 3.5 बेडरूम फ्लैट है जो अभी लोन दे रहा हूँ 80,000 रुपये नहीं, 90,000 रुपये महीना दे रहा हूँ मैं उसका EMI। ये हालत है भारत के अंदर। हम लोग जो है, हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, प्राइड अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, हम पैसे कमाने के लिए नहीं लड़ते। पाकिस्तानी जनरल जो है ना, वो एक कमांडर काजिम करके है, ये है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, TTP का। उसने क्या बोला था उनके जनरल्स के बारे में कि अपने सोल्जर्स के पीछे मत छुपो, अगर माँ का दूध पिया है, सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, माँ का दूध पिया है तो आगे आके लड़ो। वो अपने जनरल्स को रिडिक्यूल कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मर्द हो तो आके लड़ो, पीछे मत छुपो। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, आप देखिए, जब वो रिटायर करते हैं तो उनके ज़्यादातर फैमिली पहले ही बाहर चली गई होती है। अब जनरल बेग थे ना, बाजवा, हाँ, उनका $56 मिलियन का बिजनेस है। उनके पता नहीं कितने 20 या 22 या पता नहीं कितने आउटलेट्स हैं पिज्जा के, राइट, US के अंदर। कितना पैसा कमा के गए होंगे यहाँ से। और जब उन्होंने ज्वाइन की थी पाकिस्तान आर्मी, तो एक फूटी कौड़ी उनकी जेब में नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने भर्ती हुए थे पाकिस्तान आर्मी के अंदर। लेकिन जब वो जनरल बनते हैं तो इतना पैसा कहाँ से आता है? तो उनका जो एम है, अगर वो पॉलिटिशियंस को, अगर पाकिस्तान की आम जनता को दबाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी का जो वजूद है वो भारत को थ्रेट दिखाना, और भारत के ऊपर अपने जो होता है ना कि भारत तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, डरा के रखना उनको। तो उस वजूद के लिए वो ये सारे नैरेटिव्स, ये सारे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। और क्योंकि वो एक्चुअली में हमारे साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि हर टाइम हारे हैं।
चाहे वो कारगिल वॉर था, 1971 की लड़ाई थी जहाँ 93,000 ने सरेंडर किया था, और हमने उनको भी बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी थी, क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं, वी डोंट बिलीव इन जो मरा हुआ उसको क्या मारना। तो लेकिन उसके अंदर वो लोग ये क्यों करते हैं? वो लोग इसलिए करते हैं कि अगर वो खुद नहीं लड़ सकते तो वो आतंकियों का इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, उनको पूरा सपोर्ट। अगर आपको याद हो, हमने 100 के करीब आतंकी मारे थे ऑप सिंदूर के अंदर, हाँ। और उसमें मसूद अजहर जो कि सरंगना है जैश ए मोहम्मद के, उनके अपने 14 के करीब क्लोज एंड डिस्टेंट रिलेटिव मारे गए थे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया दिया था हर ऐसे टेररिस्ट को जो मारा गया था जो जैश ए मोहम्मद से लिंक रखता था। ठीक बात। तो उनके जनाजे में उनके आर्मी चीफ आकर के खड़े हुए थे, आतंकी के जनाजे में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, आतंकी के जनाजे को गार्ड ऑफ ऑनर देना, हाँ। पाकिस्तान का फ्लैग देना, और ये सब कुछ उन्होंने किया, और उनके सीनियर जो जनरल्स थे वो भी आए थे, सीनियर ऑफिसर्स भी आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको आतंकवाद हटाना है भारत से, हमें इन जनरल्स के मन में खौफ लाना पड़ेगा। हम कितने भी आतंकी मार लें, आतंकी फिर आ जाएंगे, फिर रिक्रूट, जैसे अभी जैश ए मोहम्मद रिक्रूटमेंट कर रहा है, लाहौर में भी कर रहा है, कराची में भी कर रहा है, और कई जगह पे कर रहा है, यहाँ तक कि वो इस बार पहली बार सिंध में बहुत बड़े तरीके से कर रहा है रिक्रूटमेंट। और अब कहाँ चले गए हैं वो लोग? खैबर पख्तूनख्वा में चले गए हैं उनके सेंटर्स। तो वो उनको अगर हमने मारना है, हमें 10, 100, 1000 भी मार लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जब तक हम पाकिस्तानी जनरल्स को नहीं मारेंगे, मुनीर को नहीं मारेंगे, आसिम मलिक को नहीं मारेंगे, मिर्ज़ा को नहीं मारेंगे। ये 3 M कहता हूँ मैं, इन 3 M को इनको 4th M के साथ नहीं मिलाएंगे, मौत, और 5th M के द्वारा मिसाइल, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। हमें पाकिस्तानी जनरल्स को मारना पड़ेगा, जैसे कि सुलेमान को मारा था, सुलेमानी को मारा था, या जो अमेरिकन्स करते हैं या इसराइलीज करते हैं, वो जनरल्स को मारते हैं, और उसकी वजह से खौफ हो जाता है, और फिर आतंकवाद पे कुछ टाइम के लिए अंकुश आ जाता है। हाँ। हमें अब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना आतंकियों में और आतंकियों के आकाओं में। बहुत शानदार सर, और मुझे लगता है पूरा देश आपकी इस बात के साथ होगा। मेरे व्यूवर्स कमेंट करके बताएंगे। मैंने ठीक यही सवाल जीडी बख्शी साहब से भी पूछा था कि सर हम एयर स्ट्राइक तो कर देते हैं, हम एयर स्ट्राइक करने के बाद फिर ये कहते हैं कि हमने आतंकियों को मारा है, आम नागरिकों को नहीं मारा है, लेकिन क्या आतंकियों के अड्डे सिर्फ बॉर्डर पर ही हैं? क्या पूरा पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा नहीं है? क्या उनके जो नेता हैं, उनके आर्मी चीफ हैं, क्या ये उन्हें नहीं उकसाने का काम कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है, जो आपने दिखाया है कि अब सिर्फ आतंकियों को मार के काम नहीं चलेगा, बल्कि पाकिस्तान में जो इसे बढ़ावा उसकी सेना दे रही है, उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है सर। क्योंकि मेरा भी ये जो पॉडकास्ट है, हम इसमें टेक ऑफ करते हैं, फिर लैंडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अपने इस पॉडकास्ट में लैंडिंग की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आखिर 1-2 सवाल आपसे, क्योंकि हम तेजस पर चर्चा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड लेना चाहूँगी। हमने दिल्ली ब्लास्ट के बाद देखा कि सैफुल्लाह सैफ की तरफ से ये बात कही गई कि हम भारत पर हमला करेंगे, भारत को मारेंगे बांग्लादेश के रास्ते। मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ बांग्लादेश की धरती का भी अब इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए भारत में, इन सब को रोकने में तेजस का तेज कैसे काम करेगा? देखिए, जब से शेख हसीना भारत आई हैं और मोहम्मद यूनुस वहाँ गए हैं, बांग्लादेश की टेरिटरी को बनाया जा रहा है ताकि आतंकवाद वहाँ से पनप सके। ISI की 2 बार डेलीगेशंस वहाँ जा चुकी है। अगर आपको याद हो, रंगपुर में लाल मनोहर हट एयरफील्ड को दोबारा से, जो वर्ल्ड वॉर 2 की एयरफील्ड है, उसको दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ से वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मॉनिटर कर पाएंगे। तो बड़ी लंबी सोच है इनकी। ट्राइलैटरल मीटिंग्स हुई हैं चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की आर्मी डेलीगेशंस वहाँ पे गई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके तीनों चीफ से भी मिली हैं। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश की टेरिटरी को इस्तेमाल किया जाए, जैसे आपने बहुत ही बखूबी बताया, और वहीं पे हमारा तेजस का तेज आ जाता है। अगर हम तेजस का मार्क 1 जो 40 इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, अगर हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं अस्त्रा 2, फिर अस्त्रा 3, और इंटीग्रेशन करते हैं ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, क्योंकि जो ब्रह्मोस की ओरिजिनल मिसाइल है वो बहुत ही हैवी है और वो तेजस पे अभी फिट नहीं हो सकती, तो उसकी लाइटर वर्जन एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बना रहे हैं, वो फिट हो सकती है। अब उसकी रेंज भी बढ़ाई जा रही है। तो अगर हम ये करेंगे तो तेजस का तेज से भी
कहीं पे भी रहते हुए, चाहे हम अरेबियन सी पे हों, चाहे वो हम बांग्लादेश पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी टारगेट सिस्टम, पाकिस्तान 400 किलोमीटर की विड्थ का देश है और लेंथ पे देखिए कितना होगा, 700 किलोमीटर के आसपास, इससे ऊपर नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत अगर चाहे और अगर हमारे तेज आगे बढ़ते रहे तो आप देखिएगा पाकिस्तान का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो हमारी पकड़ से दूर हो, और इसमें तेजस तब भी काम आएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी HAL इससे एक सीख ले कि देखिए ये झटका है, पर एक एक्सीडेंट से कोई भी टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होती, और उनको ये सीख लेते हुए अब इस पे अपना पूरा मिशन मोड से काम करना है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अभी एक बयान दिया गया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आज सिंध भारत से अलग हो सकता है, लेकिन कल ये कब वापस आ जाए ये कोई नहीं जानता। इस बयान को आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, मेरे लिए एज अ मिलिट्री मैन बयान बड़ा क्लियर है। आगे अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया, या आप हम ऑप सिंदूर 2.0 करें दिल्ली का ब्लास्ट को देखते हुए, जो लाल किला में हुआ था, तो अगर हम चाहें बाद में कि हमें इसका भी जवाब देना है, तो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो इस समय ट्रबल ना हो। आप मानेंगे नहीं, सिंध के अंदर आप बात कर रहे हैं ना, तो सिंध में जब पाकिस्तान आर्मी वापस आई ऑप सिंदूर से, तो लोगों ने पत्थर मारे, तो इनके सैनिक, ये उस पे है, मीडिया में है इसके विजुअल्स, और उस पे उनके सैनिक कह रहे थे मैं तो देश के लिए लड़के आ रहा हूँ। तो कह रहे थे तो कोई देश के लिए लड़के नहीं आ रहा, ये सिंध है, हमारा पानी तो तुमने रोक के रखा हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर पानी जो इंडस वाटर का आता है, उसका मेजर पानी का यूटिलाइजेशन पंजाब के अंदर होता है, पाकिस्तान पंजाब, भारत का पंजाब नहीं, तो पाकिस्तान पंजाब में होता है। और कई डैम बना रहे थे वो, माफ़ कीजिएगा, कई कैनाल्स बना रहे थे वो लोग, और वो कैनाल्स बना के पानी को डाइवर्ट करने की और कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, जो इस समय मुनीर से खफा थे, या फिर जो पाकिस्तान की जो लोकल पार्टीज़ हैं, शहबाज शरीफ की और दूसरी जो बिलावल भुट्टो की हैं, तो उससे नाराज़ थे, तो वो उनकी तरफ आ जाएं। लेकिन उससे क्या होगा कि पानी कम हो जाएगा सिंध के लिए। इस वजह से सिंध के अंदर बहुत बड़ी नाराज़गी है। हालांकि वो प्रोजेक्ट फिर रोक दिया गया है, लेकिन सिंध अभी चाहता है कि वो पाकिस्तान से विश्वास उसका उठ चुका है। वैसे भारत से जो ज़्यादातर लोग गए थे ना, वो भी उनमें से काफ़ी सारे तो सिंध में सेटल हुए थे, अगर आपको याद हो। अब उनको भी लग रहा होगा क्या गलती कर दी हमने, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान तो वही है, 44% उनकी भुखमरी है। हर दूसरे आदमी के पास 2 टाइम रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है वहाँ पे, और लोगों का हाल बुरा है। तो सिंध इस समय सही सिचुएशन, मैं तो ये कहूँगा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा ये तो पहले जाएंगे, पर सिंध अब वो दिन दूर नहीं जब सिंध भी कहेगा कि हमारा जो हिस्टोरिकल लिंकेज भारत के साथ है वो हमें मिलाना है। अब इस बार मैं कह रही हूँ सर, आपके मुंह में घी शक्कर। ये काम बहुत जल्दी हो जाए, हर भारतवासी भी ये ज़रूर चाहता होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। मैं हमारे हर जो फाइटर पायलट हैं उन तक नहीं पहुँच सकती, उन्हें धन्यवाद नहीं कह सकती, लेकिन आपके ज़रिए उस हौसले को, उस जज्बे को सलाम, और हमारे देश के जितने फौजी भाई हैं उन सबको सलाम। थैंक यू सो मच। ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर पायलट्स को भी, इंजीनियर्स को भी, डेफिनेटली सर, सबको सैल्यूट है। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत।